Assalamu alaikum. I am here Farina Mohammed. Let's move on today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। ये क्या बोलता है यहाँ पे? देखो, हमने तो थ्योरी में पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया ने क्या क्या किया, इंडिया ने कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया, अब वो हम समझते हैं। तो द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट। तो अब लिंग्विस्टिक स्टेट देखते हैं। हमारी कंट्री में हमने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया लिंग्विस्टिक स्टेट पे। लिंग्विस्टिक स्टेट होता क्या है? When we have created states on the basis of languages, कैसे आज़ादी मिल गई आज़ादी, लेकिन इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी मिलने के साथ हमारे लिए एक चैलेंज है कि अलग अलग ग्रुप्स जो थे वो बोलने लगे कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना है, स्टेट बनाने दो। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी जुड़े हुए थे कि लीडर्स जो थे, इंडियन लीडर्स, उनको लगा कि आज ये लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट मांग रहे हैं। लाइक गुजराती बोल रहे थे कि उनको गुजराती स्टेट अलग से दो, मराठी बोलने वाले थे कि उनको मराठी बोलने वाली स्टेट अलग दो, ऐसे ही तमिल स्पीकर्स, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले बोल रहे थे कि हमें अलग से स्टेट दो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हाँ, मगर स्टेट्स बना दिए गए लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन बाद में ये प्रूव हुआ सक्सेसफुल स्टेप कंट्री के लिए, क्योंकि जब लिंग्विस्टिक बेसिस यानी लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट बनाई गई तो हर स्टेट को एडमिनिस्टर करना इजी हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट बनानी इजी हो गई, एडमिनिस्टर करना इजी हो गया। नेचुरली लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे, तो वहाँ का जो गवर्नमेंट थी तो उनको उसी हिसाब से चला गया, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी तो उस हिसाब से गवर्नमेंट बनानी भी इजी हो गई। लैंग्वेज पॉलिसी नेक्स्ट है। लैंग्वेज पॉलिसी, कैसे लैंग्वेज पॉलिसी हमारी कंट्री इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में मदद करती है। अब हमें देखना है लैंग्वेज पॉलिसी। इसमें ये स्पेशल है कि हमने नो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है। हमारी कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन और हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन, लेकिन हमने हिंदी कभी भी, क्योंकि नॉर्दर्न साइड से इंडिया में तो हिंदी ही बोली जाती है ज़्यादा, जो कि डोमिनेंट पोर्शन है इंडिया का, मेजॉरिटी रहती है नॉर्दर्न साइड से, तो लेकिन हिंदी को कभी भी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया। नो स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। हमारी कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। मतलब कि ऑफिसेज में जो काम काज होता है वो इन लैंग्वेजेस में होगा, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। तो इसका फ़ायदा क्या है? देखो, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग लैंग्वेज बोलने लगे, इसीलिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, क्योंकि इंडिया इज़ ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, तो यहाँ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। 22 लैंग्वेज इन शेड्यूल 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 22 लैंग्वेज जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ, ये हमारी कंट्री इंडिया की है। लाइक
एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, जब हमें कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम होते हैं तो हम इन सारी लैंग्वेज को मीडियम चूज़ कर सकते हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एग्ज़ाम्स में। तो आया ये भी समझ, ये था लैंग्वेज पॉलिसी। अब हम आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। अब देखते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरह के रिलेशंस है। पहले क्या होता था, हिस्टोरिकली वन पार्टी सिस्टम चल रही थी कंट्री में, एक पार्टी पूरी कंट्री को डोमिनेट कर रही थी। सेंट्रल लेवल की नेशनल लेवल पार्टी और रीजनल पार्टीज़ की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। फिर हिस्टोरिकल शिफ्ट आ गया में, क्या होता है कि जब नेशनल पार्टीज़ की सिग्निफिकेंस थोड़ी कम होती गई, धीरे धीरे रीजनल पार्टीज़ ग्रो होने लगी, ग्रोइंग पावर ऑफ रीजनल पार्टीज़। तो जब रीजनल पार्टीज़ ग्रो करने लगी तो इसके चलते क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे रीजनल पार्टीज़, अगर हम अपने कश्मीर की एग्ज़ाम्पल लेंगे, यूनियन टेरिटरी बनने से पहले यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, पीडीपी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी। तो ये रीजनल पार्टीज़ थी डोमिनेटिंग, जो रूल कर रही थी यहाँ स्टेट में, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर बाद में आप देखते बीच में इन्होंने कॉलिशन भी बनाई रीजनल पार्टीज़ ने, तो जब कम सीट्स आई फिर पीडीपी और कांग्रेस की कॉलिशन गवर्नमेंट यहाँ बन गई को, तो कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, पीडीपी यहाँ थी कश्मीर की रीजनल पार्टी। तो यहाँ देखने को मिलता है, हमें अपनी स्टेट के एग्जाम्पल जब लेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलता कैसे रीजनल पार्टीज़ भी रोल प्ले करती है। तो जब रीजनल पार्टीज ग्रो करने लगी तो इसके चलते क्या हो रहा है कि अब नेशनल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए रीजनल पार्टीज की सपोर्ट लेना पड़े। एग्जाम्पल जैसे कश्मीर में मैंने आपको बोला है अभी भी पीडीपी है, एनसी तो वो रीजनल थी और कांग्रेस बीजेपी नेशनल। हमारी कंट्री में टोटल सीट्स कितनी है, 545 सीट्स है। 272 पे गवर्नमेंट बना सकते हैं जीतने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 545 में से 400 सीट्स मिलती है कांग्रेस को या बीजेपी को, अगर सीट्स कम मिलती है नेशनल पार्टी को, इससे भी कम, तो फिर क्या करेगी ये, तो इनको कॉलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, इनको रीजनल पार्टीज़ का सपोर्ट लेना पड़ेगा, रीजनल पार्टीज़ का सपोर्ट लेना पड़ेगा कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब तो कॉलिशन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी अच्छी हो गई। तो कॉलिशन गवर्नमेंट कौन बनाती है, रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज मिला के। रीजनल पार्टीज अपने अपने स्टेट में जो पार्टीज होती है उनको हम रीजनल पार्टीज बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।